जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, याद कर सकते हैं कि जंतुओं में पाचन की क्रिया पढ़े थे। उसके बाद जो हम लोग का वहाँ पर चैप्टर जो है वो कल समाप्त हो गया था। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो है जंतुओं में श्वसन। और जंतुओं में श्वसन जो है वो एक जरूरी प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है, क्योंकि श्वसन के क्रिया के द्वारा ही जब जितने भी जंतु होते हैं वो अपने शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जंतुओं में श्वसन जरूरी क्यों है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्वसन क्रिया होता क्या है। तो जंतुओं में जो श्वसन है, श्वसन के दौरान जंतु क्या करते हैं, अपने शरीर में जितने भी पचा जो भोजन होता है उस भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और उस ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो शरीर के विभिन्न क्रियाविधि और कह सकते हैं कि शरीर में जो ऊतक होते हैं, नए नए कोशिकाओं का जो विभाजन होता है या टूटे हुए एवं क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं उनका जो मरम्मत होता है, उसके कार्यों में किसका उपयोग करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और ये जो ऊर्जा प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है, श्वसन से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग श्वसन के देखते हैं, श्वसन को समझने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो पहले कुछ छोटे छोटे टेक्निकल शब्द देखते हैं, उसके बाद हम लोग श्वसन पढ़ने का देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रश्वास। प्रश्वास जो होता है इसको इंस्पायरेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन अंग्रेजी में। इंस्पायरेशन क्या होता है, जनरली जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो श्वास नाक से होते हुए श्वास श्वसन पथ से होते हुए फेफड़ा में पहुंचता है। तो ये जो सांस लेने की घटना है, सांस लेने की जो क्रिया होती है या ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रश्वास। प्रश्वास का सीधा सा मतलब है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना, सांस लेना। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को श्वास द्वारा ग्रहण करने की विधि प्रश्वास कहलाती है। हम लोग सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। और जब सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है या सांस लिया जाता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्वास कहते हैं। इसका ठीक जब सांस ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो है वो सांस छोड़ते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन जो ग्रहण किए थे उसके बदले में शरीर के अंदर से फेफड़ा से कौन सा गैस बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसको हम लोग मुक्त कर रहे हैं श्वसन के दौरान, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करने की जो विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास, उच्छ्वास को हम लोग निःश्वास भी कहते हैं, या अंग्रेजी में एक्सपायरेशन। अंग्रेजी में एक और नाम होता है इसका, इनहेलेशन होता है, इसका एक्सहेलेशन होता है। ज्यादा नाम जानना नहीं है, जो जानना है वो आपको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो उच्छ्वास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा मुक्त करने की विधि, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा मुक्त करने की विधि उच्छ्वास कहलाती है। यहाँ पर दो शब्द, सांस ग्रहण कर रहे हैं तो उसको ग्रहण करने, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की विधि को प्रश्वास कहते हैं। और जब हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्छ्वास करते हैं। अब ये जो क्रिया है वो हमारे शरीर में क्या होता है, लगातार चलते आ रहा है, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये जो है सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया है वो चलते रहेगा। तो ये जो सांस लेना और सांस छोड़ने की जो क्रिया जो लगातार क्रम में होते रहता है, इस क्रिया को अगर हम लोग सम्मिलित रूप से देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों को, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, जब दोनों क्रियाएं जो है वो साथ साथ और लगातार होते रहती हैं, दिन भर वही होते रहता है, तो वो क्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास। अलग अलग अगर बात करें तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना प्रश्वास और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना उच्छ्वास कहलाएगा। लेकिन अगर एक साथ देखें तो दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग श्वासोच्छ्वास करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसका दोनों को ऐड कर लीजिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की विधि श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वासोच्छ्वास दोनों, इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में देखें तो इसका मतलब क्या होगा, श्वासोच्छ्वास इज इक्वल टू प्रश्वास प्लस उच्छ्वास। प्रश्वास का मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उच्छ्वास का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, और दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही, इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास करते हैं। अब अगर हम लोग देखिए कि प्रति मिनट कितना सांस लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, ये प्रति मिनट जो एक व्यक्ति का जो श्वसन दर होता है, ब्रीदिंग रेट होता है, वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब होता है सामान्य श्वसन दर या सामान्य ब्रीदिंग, जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है वो, और वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका जो श्वसन दर होता है वो 12 to 16 होता है। अब ये जो श्वसन दर है वो अलग अलग प्रकार के जीवों में क्या होता है, अलग अलग होता है। जीव का जो शरीर जितना छोटा होगा उसका श्वसन दर उतना ही अधिक होगा, और ऐसे जीव जिनका शरीर का साइज बड़ा होगा उनका श्वसन दर क्या होगा, कम होगा। अगर हम लोग देखें तो एक चूहा और एक हाथी, तो चूहा का शरीर जो होता है छोटा होता है, इसलिए उसका श्वसन दर जो ब्रीदिंग रेट होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, और जो हाथी है उसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा, कम होगा। बच्चे और एक बड़े में बात करें तो जो बच्चा है उसका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो अधिक होता है, और जो बड़े होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, कम होता है। तो ये जो है वो ब्रीदिंग है। तो ये सिंपल सा, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं श्वसन क्रिया। नेक्स्ट जो आता है वो श्वसन है, और यही आपका चैप्टर का नाम है, श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले हम अपना डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसके बाद जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन होता है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है श्वासोच्छ्वास के उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा के निर्माण की क्रिया श्वसन कहलाती है। तो अभी हम लोग श्वासोच्छ्वास देख रहे थे, उसमें बताए थे कि ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। वो जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो रक्त से शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचता है, और वहां पर क्या होता है, भोजन मौजूद होता है। तो वो ऑक्सीजन जो है उस भोजन का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, और उस ऑक्सीकरण से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मुक्त होने के बाद पुनः फेफड़ा में आएगा, और फेफड़ा से क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और उससे ऊर्जा निर्माण हो रहा है कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में ऊर्जा बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा है। तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा है, उसको हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो ये सभी क्रियाएं जो है वो सम्मिलित रूप से जब होती है तो इन क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास के उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा के निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसको भी अगर हम लोग देखें तो श्वसन का शॉर्ट में क्या जाएगा, श्वसन इज इक्वल टू, पहले तो श्वासोच्छ्वास हो गया, श्वासोच्छ्वास प्लस इसमें और क्या हो रहा है, भोजन का
ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण, और भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ये है श्वसन। अगर हम दूसरा डेफिनेशन देखें जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन होता है, इसमें लिख सकते हैं यह जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण होता है। जैव रासायनिक क्रिया कह रहा है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है। और भोजन के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब है कि भोजन को वहां पर तोड़ा जा रहा है, उसका विखंडन हो रहा है, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और जब कोई पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण किसी प्रकार से टूटता है, विखंडित होता है, तो उसको हम लोग एक तरह से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं। और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण। जब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम लोग श्वसन नहीं कहेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहेंगे। लेकिन जैसे ही उसके साथ ही ऊर्जा निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है या ऊर्जा निर्माण होना शुरू होता है, तो उस क्रिया को तो हम लोग क्या कहना शुरू कर देंगे, श्वसन क्रिया कहना शुरू कर देंगे। तो ये हुआ श्वसन। इसके बाद आता है कि जो श्वसन होता है जीवों में जरूरी क्यों है, क्वेश्चन पूछता है, जिसको ओरली बता रहे हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और इस ऊर्जा का उपयोग जीव जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न क्रियाविधि के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही साथ टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनके मरम्मत में भी क्या किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ श्वसन का उपयोग। इसके बाद देखते हैं हम लोग श्वसन के प्रकार। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और श्वसन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर कि कौन से श्वसन जो है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है और कौन सा श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा है, इसके आधार पर जो श्वसन होता है उसको मेनली हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो आता है उसको बोलते हैं वायवीय, इसको एक और नाम से ऑक्सी या अंग्रेजी में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये होता है वायवीय, ऑक्सी या एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अवायवीय अनऑक्सी या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 2 प्रकार के, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन क्या होता है, तो वायवीय श्वसन जो होता है वो ऐसे श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, जो ऑक्सीजन के बिना संपन्न नहीं हो सकता है, ऐसे श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऐसे श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी संपन्न हो जाता है, ऐसे श्वसन को हम लोग क्या कहेंगे, अवायवीय कहेंगे। तो वायवीय में ऑक्सीजन भाग लेता है और अवायवीय में ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है। तो इसको पहले नोट करिए, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा उसको वायवीय कहते हैं। इसको हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं, रिएक्शन से देख सकते हैं। जो हम लोग खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सरल रूप में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज है C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में जो है वो सरल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज जमा रहता है कोशिकाओं में, और ये ग्लूकोज का सबसे पहले जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? देखिए ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है इसमें ग्लाइको और दूसरा है लिसिस। ग्लाइको का मतलब होगा ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। और ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है वो कोशिका द्रव में होता है। ध्यान रखना, ये पूछा है क्वेश्चन, कोशिका द्रव में। तो ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा। और जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है तो यहाँ से एक पदार्थ का निर्माण, दो अणु का निर्माण होता है। और वो दो अणु कौन होते हैं? CH3। पढ़ रहे बढ़िया सुनना, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH। ये जो पदार्थ बनता है इस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल कहते हैं, पायरुविक अम्ल या पायरुवेट कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं? पायरुविक अम्ल के दो अणु का निर्माण होता है। और ये क्रिया जो है वो कहाँ पर संपन्न हो रहा है? कोशिका द्रव में। देखिए अभी यहाँ तक इस रिएक्शन में किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन गैस भाग नहीं ले रहा है। तो यहाँ तक का जो श्वसन का भी क्रिया है इसको हम लोग अवायवीय अवस्था कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है? आगे ऑक्सीजन परजेंट होता है, ऑक्सीजन परजेंट। और आगे का जो क्रिया होगा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। और अभी बताया कि श्वसन के दौरान क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में भी कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे का जो रिएक्शन होगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा और ये क्रिया कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या होता है? किसका निर्माण होता है? 2CO2। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में हो रहा है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आगे का क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो बनेगा वो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। फिर से रिपीट कर रहे हैं, श्वसन का जो क्रिया है वो दो स्टेप में पूरा होता है। ध्यान रखना, दो अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला अवस्था जो होता है जिसमें ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो यहाँ तक का जो अवस्था इसमें ऑक्सीजन भाग नहीं ले रहा है तो इस अवस्था को हम लोग अवायवीय अवस्था कहेंगे। क्वेश्चन पूछा एक्सरसाइज में, ध्यान रखना, सुन लेना। तो यहाँ तक ऑक्सीजन भाग नहीं ले रहा है इसलिए इसको हम लोग कौन सी अवस्था कहेंगे? अवायवीय अवस्था कहेंगे। और इसके बाद देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन भाग ले रहा है और इसलिए इस अवस्था को हम लोग वायवीय अवस्था कहते हैं। और वायवीय अवस्था जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय अवस्था जो है वो कोशिका अवस्था में, कोशिका द्रव में संपन्न होता है। वायवीय अवस्था के दौरान 6CO2 प्लस 6H2O और 30 ATP का निर्माण होता है। और यही ATP जो होता है इसको एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका श्वसन की क्रिया। फिर से श्वसन क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब बताया ग्लूकोज का विखंडन होने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से दो अणु बनते हैं पायरुविक अम्ल के। उसके बाद क्या होता है? आगे की जो क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो इसके आगे का जो अवस्था है उसको वायवीय अवस्था बोलेंगे। और इस वायवीय अवस्था में 6CO2 6H2O और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह है वायवीय श्वसन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय या इसको उसका ठीक उल्टा आ जाएगा, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, संपन्न होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में हुआ तो वायवीय और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में
हुआ तो उसको अवायवीय बोलेंगे। इसको भी सेम केमिकल रिएक्शन से डिनोट करते हैं, इसके बाद चेंज होगा, कि यहाँ तक का जो अवस्था है वो अवायवीय अवस्था है। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का विखंडन, और ये कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव में। ठीक, इसके बाद जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, विखंडन होगा, तो दो अणु बनता है पायरुविक अम्ल का, इसको बोलते हैं पायरुवेट या पायरुविक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, तो यहाँ पर लिखेंगे O2 अब्सेंट, और जब ऑक्सीजन अब्सेंट है तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, और ये जो क्रिया होता है वो कोशिका द्रव में ही होता है, कोशिका द्रव में। ठीक है, ज्यादातर ईस्ट में होता है, तो हम लोग ईस्ट कोशिका द्रव कर सकते हैं। और जब ये कोशिका द्रव में होगा तो यहाँ पर क्या होता है, 2CO2 प्लस 2H2O, और कह सकते हैं कि 2ATP का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा 2CO2 प्लस 2H2O और ATP का निर्माण होगा। इसी को हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इथेनॉल का निर्माण होता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2ATP। ये जो 2C2H5OH है इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल बोलते। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अवायवीय श्वसन क्या होता है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होगा, कोशिका द्रव में। इसके बाद बनेगा पायरुवेट या पायरुविक अम्ल, इसको बोलते हैं। इसके बाद होता है पायरुवेट और पायरुविक अम्ल के बाद ऑक्सीजन जब अब्सेंट होता है तो ये क्रिया आगे फिर से कहाँ पर होगा, कोशिका द्रव में, और यहाँ पर बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है वो अल्कोहल होता है, और इथेनॉल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु। तो लिखा हुआ है 2C2H5OH, नीचे लिखा हुआ है इथेनॉल प्लस कितना, 2CO2 प्लस 2ATP बनेगा। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा था तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, और यहाँ पर 38 ATP बन रहा था, और ये जो है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, कहाँ पर, कोशिका द्रव में, और यहाँ पर कितने ATP का निर्माण हो रहा है, 2 ATP का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अवायवीय श्वसन में जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इथेनॉल होता है। अब इसके बारे में हम लोग अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ईस्ट में अवायवीय श्वसन, और ईस्ट में अवायवीय श्वसन से पहले इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ईस्ट में अवायवीय श्वसन, ईस्ट में अवायवीय श्वसन, ईस्ट जो होता है उसमें मुख्य रूप से अवायवीय श्वसन होता है। इसमें लिख सकते हैं, ईस्ट में मुख्य रूप से अवायवीय श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए ईस्ट में कहानी वही रहेगा, रिएक्शन सेम चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज लिखते थे C6H12O6, इसका क्या कराते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव में। इसके बाद ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा तो 2 अणु बनते हैं पायरुविक अम्ल के, 2CH3C+O जिसको बोलते हैं पायरुविक अम्ल। अब ये जो पायरुविक अम्ल है, इस आगे ऑक्सीजन क्या है, अवायवीय है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, अनुपस्थित। यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन अब्सेंट, और ऑक्सीजन अब्सेंट है। ये क्रिया किसमें हो रहा है, ईस्ट में।
ईस्ट में होता है और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं किण्वन। ठीक है, और जब किण्वन क्रिया होता है तो इस पायरुविक अम्ल के विखंडन से किसका निर्माण होता है, इथेनॉल का 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2ATP। ये जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल कह रहे हैं। अब देखो ये जो क्रिया है ये भी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है ईस्ट के अंदर, और इस पूरे क्रिया को, इस श्वसन को हम लोग क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। और ये अवायवीय श्वसन जो ईस्ट में हो रहा है वो कौन से क्रिया द्वारा संपन्न होता है, किण्वन क्रिया द्वारा संपन्न होता है। अब यहाँ पर किण्वन को देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के विखंडन से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन क्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया तो कैसे लिखेंगे, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के विखंडन से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की क्रिया को किण्वन क्रिया कहते हैं। किण्वन क्रिया कहते हैं। तो ईस्ट में यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ईस्ट में कैसा श्वसन होता है, अवायवीय। और ईस्ट में जब अवायवीय श्वसन होता है तो वो कौन सी क्रिया द्वारा संपन्न होता है, किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया क्या होता है, तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान ये जो पायरुविक है इसका विखंडन हो रहा है किसके अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विखंडन से किसका निर्माण हो रहा है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, किण्वन क्रिया कहेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जंतुओं में अवायवीय श्वसन। जंतु जो होते हैं, जैसे हम लोग जंतु हैं तो हम लोग में जो मुख्य रूप से श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आवश्यकता से अधिक काम कर लेते हैं, आवश्यकता से अधिक काम कर, मतलब दौड़ने का आदत नहीं है दौड़ लिए, या काम करने का आदत नहीं है तो कोई दिन भर काम कर लिए, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जो पेशियां होती हैं, पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ध्यान रखना, हम अनुपस्थित नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभाव हो जाता है, कमी हो जाता है। और उस स्थिति में जो पेशियां होती हैं उनमें क्या हो रहा है, जो पेशियां होती है वो अवायवीय श्वसन करना प्रारंभ करती है। और जब अवायवीय श्वसन पेशियों में होने लगता है ऑक्सीजन के अभाव में, तो वहां पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और जब लैक्टिक अम्ल बनेगा पेशियों में तो उससे क्या होता है कि हमारे पेशियों में ऐंठन होने लगता है, जोड़ का दर्द होने लगता है। हम लोग कहते हैं कि खून जम गया है, तो वो खून नहीं जमता है, वो पेशियां अधिक काम करने के बाद क्या होता है, पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। और उस ऑक्सीजन के अभाव के कारण पेशियां जो है वो कौन सा श्वसन करती हैं, अवायवीय श्वसन करती हैं। तो देखिए जंतुओं में अवायवीय श्वसन यहाँ पर लिख सकते हैं, जंतुओं में मुख्य रूप से वायवीय श्वसन होता है, परंतु कभी कभी अत्यधिक काम करने के कारण या कार्य करने के दौरान पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अभाव लिख रहे हैं, ध्यान रखना, अभाव हो जाता है जिससे पेशियां अवायवीय श्वसन प्रारंभ कर देती हैं। अब पेशियों में अवायवीय श्वसन जब प्रारंभ हो जाएगा तो इससे क्या होता है, लिख सकते हैं, पेशियों में अवायवीय श्वसन से
लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे पेशियों में ऐंठन एवं तेज दर्द होने लगता है। ये अनुभव किए होंगे कि जब कभी आवश्यकता से अधिक काम कर लेते हैं तो खून जम जाता है। तो वो जो खून जमता है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं, वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमना होता है। और वो लैक्टिक अम्ल कब जमता है, जब हमारे पेशियों में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और पेशियां क्या करती हैं, अवायवीय श्वसन करती हैं। तो फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पेशियों में ऐंठन क्यों होने लगता है, तो ये सिंपल सी है। अब इसको रिएक्शन से अगर देखें तो ऐसे होगा, वही सेम प्रोसेस ग्लूकोज से शुरू करेंगे, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस ये प्रथम अवस्था है। और प्रथम अवस्था अवायवीय, ऑक्सीजन भाग नहीं ले रहा है। और ये कहाँ पर संपन्न होता है, कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से बनता है पायरुविक अम्ल 2CH3 COOH, इसको बोलते हैं पायरुविक अम्ल बोलते हैं। अब यहाँ पर पहले हम लोग जब अवायवीय श्वसन लिस्ट में देखे तो वहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित लिखे, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन का क्या है, अभाव हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन का अभाव। और ये ऑक्सीजन के अभाव के कारण जो रिएक्शन हो रहा है, जो श्वसन हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, पेशियों में। और जब पेशियों में श्वसन होता है तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल होता है 2CH3CHOH, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल प्लस, आगे इसी के आगे लिखिएगा प्लस 2CO2 प्लस 2ATP। तो यहाँ पर जब जंतुओं में मुख्य रूप से जो श्वसन होता है वो वायवीय होता है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव के कारण जब हम लोग आवश्यकता से अधिक काम कर लेते हैं, उस स्थिति में पेशियां जो है वो अवायवीय श्वसन करती हैं। और अवायवीय श्वसन से किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये क्रिया कहाँ पर हो रहा है, पेशियों में। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़े वो श्वसन पढ़े। श्वसन के दो प्रकार, ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाला श्वसन जो होता है उसको हम लोग वायवीय बोलते हैं। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय बोलते हैं। अब इसके बाद जो है वो ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ देखना है, पहले आप इसको नोट करिए। तो ग्लूकोज के विखंडन, तो हम लोग श्वसन के दौरान सब किसका विखंडन होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है जब उसका ग्लाइकोलिसिस होता है तो सिंपल क्या बनता है, पायरुविक अम्ल। दो अणु बनता है पायरुविक अम्ल। अब इसके बाद जो है वो इसका विखंडन जो होगा पायरुविक अम्ल का, वो तीन प्रकार से होता है। पहला अगर प्रकार ले ले तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है उसको उपस्थित करते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ये जो पायरुविक अम्ल है वो उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और वो किसमें बदलता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा में बनता है, 38 ATP का निर्माण होता है। तो ये पहला पथ है जिसको हम लोग वायवीय पथ कहेंगे। दूसरा जो पथ होता है उसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन अब्सेंट। और जब ऑक्सीजन अब्सेंट होता है तो ये क्रिया ईस्ट में होता है और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन क्रिया। और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, इथेनॉल का। 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2ATP का निर्माण होता है। ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल कह रहे हैं। और तीसरा जो पथ होता है वो होता है ऑक्सीजन के अभाव में। और ये ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में होता है। और पेशियों में जब होगा तो यहाँ पर बताया क्या बनता है, लैक्टिक एसिड 2CH3CHOH COOH, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल बनेगा, प्लस 2CO2 बनेगा, प्लस 2ATP बनेगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज विखंडन के तीन पथ हो गए, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में और तीसरा ऑक्सीजन के अभाव में। ये जो प्रोसेस यहाँ इसके नीचे वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके आधार पर उसको हम लोग वायवीय या
अवायवीय में बांट सकते हैं। यह ग्लूकोज खंड के विभिन्न पद, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है श्वसन और वृद्धि, जो श्वासोच्छ्वास होता है उसमें अंतर। इसके बाद हम लोग देखेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, लेकिन इसको अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।